नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। आज सियासत का रुख गांव की पगडंडी और बस्तियों की तंग गलियों की ओर मुड़ गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर से बीजेपी के गांव चलो बस्ती चलो अभियान का शंखनाद कर दिया। लेकिन यह सिर्फ एक जनसंपर्क अभियान नहीं है, बल्कि कांग्रेस के खिलाफ एक सीधा और तीखा वैचारिक युद्ध है। मुख्यमंत्री ने जबलपुर की धरती से कांग्रेस पर सीधा प्रहार करते हुए कहा कि जिस पार्टी ने देश का बंटवारा किया, जिसने राम मंदिर के अस्तित्व पर सवाल उठाए और जिसने दशकों तक विकास की तुष्टीकरण की भेंट चढ़ा दिया, अब उसे जनता माफ नहीं करेगी। मोहन यादव का सीधा आरोप है कि कांग्रेस विरोध करते करते इस देश विरोध पर उतर आई है। तो आज टेंशन में सवाल बड़े हैं कि क्या बीजेपी का यह गांव चलो अभियान 2028-29 की जीत की गारंटी है? क्या कांग्रेस के पास बीजेपी के इन तीखे आरोपों की कोई काट है? और क्या वाकई कांग्रेस राम और राष्ट्र के मुद्दे पर बैकफुट पर आ चुकी है? आज इसी पर होगी चर्चा, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। बीजेपी का गांव बस्ती चलो अभियान 2028 के लिए तैयार हो रहा प्लान। प्रदेश में बीजेपी अब मिशन 2028 की तैयारी में पूरी तरह जुट गई है। पार्टी ने अपने 47वें स्थापना दिवस के मौके पर गांव बस्ती चलो अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के जरिए बीजेपी गांव-गांव और बस्तियों तक पहुंचकर अपनी जमीनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। जबलपुर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अभियान का आगाज किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और ऐतिहासिक गलतियों के साथ देश के विभाजन तक के आरोप लगाए। इस आयोजन में गांव चलो बस्ती चलो अभियान 2026 का आगाज अगर हो रहा है और हमारे कार्यकर्ता भाव के कार्यकर्ता के नाते से आप सांसद, विधायक, मंत्री, विधानसभा, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सभी प्रकार के दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। तो एक कार्यकर्ता के प्रतिमान के नाते से मैंने आपका प्रतिनिधित्व जबलपुर से कराने का प्रयास किया है। आज कांग्रेस के लोगों के पास इस बात का जवाब नहीं है कि कांग्रेस बनी तो कांग्रेस ने अपना उद्देश्य क्या रखा था। कांग्रेस आज भी अंग्रेजों के उस मरी लाश के ढांचे को छाती से लगा करके खुद को ध्यान में नहीं कि वो करना क्या चाहते हैं। कांग्रेस के ही पहले प्रधानमंत्री भगवान राम के मंदिर सहित सोमनाथ के मामले में भी क्या दृष्टिकोण अपनाते हैं। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आता है। कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। 40,000 से ज्यादा हत्याएं हुई है अगर कश्मीर में, तो ये पाप किसके सिर पे था? इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 2028-29 के चुनावों से पहले संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत करना है। पार्टी नेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे कम से कम 50 गांव का दौरा करें और सीधे जनता से संवाद स्थापित करें। अभियान के दौरान युवाओं को पार्टी से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। साथ ही सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की रणनीति भी तैयार की गई है ताकि आम जनता को योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। हालांकि कांग्रेस ने इस अभियान पर सवाल उठाते हुए बीजेपी पर तंज कसा है। देखिए, जैसे ही चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहती है गांव चलो, और जैसे ही चुनाव चले आते हैं तो गांव भूल जाती है भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस नफरत फैलाने का काम कर रही है। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। 20 साल से ज़्यादा आप सरकार में मध्य प्रदेश की सत्ता में बैठे हैं। गाँव को कोई सा मूलभूत विकास नहीं करा आपने। गाँव की चौपालों को ख़त्म कर दिया आपने। गाँव का जो परिदृश्य होता था आपने उसको व्यापारिक सेंटर बना दिए हैं। आप सुधार करिए। तो शर्म आनी चाहिए। गांव चलो अभियान अब चला रहे हैं आप। तो ये नीतियां कहाँ हैं आपकी जो गांव से जोड़ने की आप बात करते हैं? यूं तो बीजेपी के लिए कहा जाता है कि वो साल के 365 दिन चुनावी मोड में काम करती है, लेकिन ये अभियान कई मायनों में अहम बताया जा रहा है। साथ ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या गांव बस्ती चलो अभियान बीजेपी के लिए 2028 की राह आसान करेगा या फिर एंटी इनकम्बेंसी के बीच ये रणनीति चुनौती बन सकती है। फिलहाल इस अभियान ने प्रदेश की सियासत को जरूर गरमा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। तो स्वागत है प्रदीप जी आपका। और इस कांग्रेस के इस अभियान, माफ कीजिए, भाजपा के इस अभियान को कैसे देखा जाए कि वास्तव में ये ग्रामीण और शहरी इलाकों की, गांव बस्ती की समस्या सुनने का एक अभियान है या केवल एक चुनावी एजेंडा है कि 2028-29 के लिए अभी से तैयारी कर ले और उसके पहले जो नगरीय निकाय के चुनाव संभावित हैं इस साल के अंत तक, उसके लिए एक रिहर्सल। अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आवाज आ रही तिवारी जी? आप कुछ बोलिए। जी जी जी। हाँ जी। मनोज जी, ये तो राजनीतिक स्थिति में जो संगठन है, संगठन के लिए ये मान के चल रहे हैं कि हम जो हमारा वोट बैंक खिसक रहा है, भाजपा को ये लग रहा है कि हम जो जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं उसका वास्तव में कैसे निगरानी हो और वो जो हमारा कार्य है वो निचले स्तर तक लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। इस बात को लेके पार्टी को ये लगा है कि हम अगर चौपाल में जाएंगे, हमारे जो मंत्री विधायक सांसद ये जब जाएंगे, गांव में रहेंगे, तो वास्तविक स्थिति समझ में आएगी कि पार्टी की स्थिति क्या है जमीनी स्तर पे। अब इसको टटोलने का ये प्रयास है, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष जी ने और संगठन ने ये तय किया है कि हम चौपाल के माध्यम से जनता की जरूरतें हैं उनको सुनेंगे, उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुना करके निराकरण भी करेंगे और ये चुनाव से भी जोड़ा जा सकता है। इसलिए कि राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो सभी पार्टियां चुनाव में आने वाले समय में देखती हैं तो साल 2 साल पहले टटोलने का प्रयास है कि जनता का मूड क्या है। तो मुझे लगता है कि यही कारण है कि इस प्रयास को ये चौपाल का रूप दे करके और लोगों के बीच में जाकर के, चूंकि आप देखें तो अभी विधायक हैं, सांसद हो या प्रभारी मंत्री हो, कई बार ये सवाल उठते रहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र का दौरा नहीं करते, जिलों में नहीं जाते हैं, संगठन की बैठकें नहीं करते हैं, कार्यकर्ता नाराज है। तो ये सब जो नाराजगी है ये संगठन से कैसे दूर हो, इसके लिए संगठन ने ये तय किया है कि आने वाले समय में हम लोगों के बीच में जा करके बातचीत करेंगे और जो सवाल वहां से उठ के आएंगे वो संगठन उसमें प्रयास करेगा कि उसमें सुधार लाए। तो मुझे लगता है ये वक्त अच्छा है, अभी समय है पार्टी के पास चुनाव में जाने के लिए। उससे पहले अगर फीडबैक मिल जाता है पार्टी को तो ये पार्टी के हित की बात है और संगठन को मुझे लगता है कि इस दृष्टि में विचार भी करना चाहिए। जी मनोज जी। नहीं, लेकिन जो स्थिति है संगठन भी और हम देख रहे हैं नेताओं की, विधायकों की, खासतौर से सांसदों की, कि वो तो खुद ही रोना रोते हैं कि साहब अफसर उनकी सुन नहीं रहे हैं। तो जब आप अपने इलाके में जाएंगे नहीं, कार्यकर्ता आपसे नाराज है, आप कार्यकर्ता से मिलते नहीं हैं, तो संगठन को एक व्यवस्था बनाना पड़ती है कि भैया अपने क्षेत्र में ना सही तो भोपाल में आप बैठो, उनकी ड्यूटी लगाना पड़ रही है। उनको ये कहा जा रहा है कि भैया मंत्रालय में, वल्लभ भवन में मिल जाओ कुछ लोगों से, आप विधायकों से। तो ऐसे में आपको लग रहा है कि जो विधायक अपने क्षेत्र निवास से निकल के वल्लभ भवन नहीं जा रहा, जिसको निर्देश देना पड़ रहा है कि भैया पार्टी कार्यालय आ जा महीने में एक बार तू, वो 50 गाँव में चला जाएगा। और अगर वो जा रहा होता, सुन रहा होता, तो ये दूसरी तस्वीर नहीं देखने को मिलती हमको कि एक रोस्टर बन रहा है कि जैसे दैनिक वेतन भोगियों का रोस्टर बनता है उस टाइप का रोस्टर बनना पड़ रहा है कि भैया तू इतनी तारीख को इतनी बजे से इतनी बजे तक बैठेगा। और फिर उसमें भी एक पेंच लगा दिया आपने कि जो आपसे मिलने आएगा वो एक सिफारिश का लेटर लिखवा के लाएगा। अगर उसकी सिफारिश लेटर वो वैसे लिखवा रहा होता बेचारा, तो उसको जरूरत ही क्या थी मंत्री के पास आने की? क्योंकि अगर विधायक, जिला अध्यक्ष खुद सक्षम उसका काम करवाने के लिए। बिल्कुल, लेकिन ये सत्ता को भी तय करना पड़ेगा। जो सत्ता में बैठे हैं, चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री जी को समय पर निर्णय लेना पड़ेगा कि चौपाल से बात बनेगी नहीं। अधिकारियों को निर्देशित करना पड़ेगा कि चौपाल में साथ में नेताओं के साथ अधिकारी भी मौजूद रहें और जो थोड़ी सख्ती बरतनी पड़ेगी। देखिए क्या है, जो प्रशासनिक स्थिति है उसमें जो आप बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये कमी है। विधायक और सांसदों की बात कहीं ना कहीं अनसुनी कर दी जा रही है, इसीलिए विधायकों का मन में ये आ जाता है कि हमारी तो सुनी नहीं जाएगी, हम क्षेत्र में जाएंगे तो हम जवाब क्या देंगे। लेकिन जब वो अपने क्षेत्र की पब्लिक की नहीं सुन रहा है तो वो क्यों उम्मीद कर रहा है कि ऊपर उसकी कोई सुनेगा? हाँ, निश्चित तौर पर आप देखें तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि जो प्रयास संगठन का प्रयास है, संगठन ये चाह रहा है कि संगठन के लोग भी जाएंगे, विधायक के अलावा संगठन के लोग भी जाएं वहां, मंत्री जाएं, जब दौरा करेंगे तो चीजें उसके बारे में विधायक के बारे में भी निकल के आएगी कि विधायक जा नहीं रहे क्षेत्र में, सांसद नहीं जा रहे हैं। तो ये जो फीडबैक मिलेगा मुझे लगता है कि इससे फिर संगठन में कुछ चीजें और आगे बढ़ाने का प्रयास होगा। जी ब्रजेश जी, अभी हमने देखा है कि चूंकि गांव की चौपाल की बात हो रही है कि बस्तियों तक तो बीजेपी की हम तस्वीरें देख लेते हैं शहर में बैठकर कि इस बस्ती में गए, लेकिन ग्रामीण इलाकों में हमने देखा आंधी तूफान से कई जगह फसलें खराब हुई, ओले ऐसे गिरे ऐसा लग रहा है जैसे कश्मीर का नज़ारा हो
बैतूल मुल्ताई की पट्टी में। किसी विधायक का, किसी जनप्रतिनिधि या किसी बीजेपी नेता का आपने कोई फोटो देखा, या प्रदीप जी आपने भी, कि वो खेत में खड़ा हो, किसी किसान के कंधे पर हाथ रख के उसने पूछा भैया फसल खराब हो गई है, हम तेरे को मुआवजा दिलाने में मदद करेंगे। और एक बड़ा महाअभियान गेहूँ खरीदी का शुरू हो रहा है, उसके पहले ये आपको लग रहा है कि वाकई में ये कागजों पर अभियान चला रही बीजेपी, गांव चलो बस्ती चलो, या वाकई में जाएगी, या हिम्मत जुटा पाएगी गांव तक जाने की बीजेपी? जी ब्रजेश जी। देखिए मनोज जी, बीजेपी कोई पहली बार अभियान नहीं चला रही, वो लगातार इस तरह के अभियान चलाती रहती है। निश्चित तौर पर जाती भी है, उसका नेटवर्क है तो नीचे तक जाती है और उससे उसका फीडबैक भी मिलता है, कुछ कमियां भी मिलती हैं और इससे उसका कार्यकर्ता भी सक्रिय हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं जाएगी, निश्चित तौर पर जाएगी, कहीं कम जाएगी कहीं ज़्यादा जाएगी। रही बात विधायकों की जाने की बात, तो विधायक देखिए चाहे मंत्री हो या विधायक हो, वो अपने क्षेत्र में तो सक्रिय रहता है मनोज जी। आप उसको दूसरे के क्षेत्र में भेजने के लिए आपको रोस्टर बनाना पड़ता है, बैठने के लिए कहा जाना पड़ता है कि भाई पूरे प्रदेश के लोगों की सुनवाई करिए। लेकिन आप चाहे कोई भी मंत्री हो, आप देखिए वो अपने क्षेत्र के लिए ज़्यादा सतर्क रहेगा, ज़्यादा सजग रहेगा और उनकी समस्याएं सुनता है, आधी रात को फ़ोन उठाता है, तभी तो वो जीतता आ रहा है। ऐसे बहुत सारे विधायकों को, वरिष्ठ विधायकों के, ऐसे मंत्रियों को हमने देखा है कि अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए, लोगों के लिए वो तत्पर रहते हैं हमेशा। चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख लीजिए आप, जब वो दिल्ली में बैठे रहते हैं लेकिन संपर्क में रहते हैं, चाहे हम गोपाल भार्गव को देख लें, ये तमाम ऐसे नेता हैं जो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, लेकिन ये ऐसे कि जिनको उंगलियों पे आप गिन सकते हैं, लेकिन जो उनकी संख्या 160, तो आप देखिए तो टिकट कटता क्यों है भाई? जब पार्टी का कार्यकर्ता, संघ का कार्यकर्ता लोगों को बीच में जाता है तो उसको सिर्फ ये सरकार की योजना नहीं बताता, वो सरकार की योजना को बताने का काम तो है ही उसका, लेकिन उसको फीडबैक भी मिलता है। फीडबैक क्या मिलता है कि विधायक जी दिख नहीं रहे, वो दुख सुख में आते नहीं है, इसी कारण तो इतने लोगों को टिकट कट जाते हैं। यदि आपको जनाधार है, आपका क्षेत्र में पकड़ है, आप मजबूत हो, तो आपको कौन टिकट काट रहा है? इसी वजह से हम देखते हैं 25% तक, 30% तक टिकट काट दिए जाते हैं। क्यों काट दिए? एंटी इनकम्बेंसी कई बार व्यक्तिगत रूप से भी होती है, सरकार के खिलाफ तो होती है कि यदि काम नहीं हो, जैसे आपने सामूहिक चीज़ें गिनाई हैं कि भैया बाढ़ आया, ओला पाला पड़ा, यदि खरीदी समय पर नहीं हो रही है, बेरोजगारी है, तो ये एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ है। लेकिन यदि आप विधायक वहाँ जाके खड़ा हो जाएगा तो उसको मालूम है वो मुआवजा नहीं दे सकता है, वो रोजगार नहीं दे सकता, लेकिन वो खड़ा हो जाता है तो एक उसके साथ लोगों को जुड़ाव रहता है। तो एंटी इनकम्बेंसी कई बार यदि विधायक और सांसद सक्रिय नहीं अपने क्षेत्र में तो उनके खिलाफ भी होती है, भले ही वो कोई मदद ना करे। भाई वादा तो वो विधायक सांसद ही करता ना, वो थोड़ी करता है, वो कहता है सरकार कि के मैं सामने हम सरकार देखते से हैं। करवाऊंगा, मैं ये नाली सरकार से आप करवाऊंगा। देखिए अपनी वो तो कहता है ना मैं करूंगा। नहीं, वो अपनी सरकार के खिलाफ क्यों खड़ा हो जाता आदमी? यदि हम लाहौर के विधायक की बात कर लें या हम बिंद के विधायक की बात कर लें, वो अपने लोगों को संदेश दे रहा है ना, देखिए भाई मैं अपनी सरकार से भी आपके लिए लड़ रहा हूँ, वो लड़ ही सकता हूँ। कांग्रेस का विधायक भी वही बात करता है ना, लेकिन उसको समर्थन क्यों मिलता है? कि भाई वो कोशिश कर रहा है, उसका काम है कोशिश करना। तो देखिए जनता बड़ी समझदार है, आप दिखावा कर रहे हो या आप सिर्फ काम कर रहे हो, उसमें फर्क समझती है वो। यदि कांग्रेस जीत रही है तो इसी आधार पर जीत रही है ना कि भाई वो कहती रहा कि भाई हम भेदभाव हो रहा है हमारे साथ। उनके विधायक यही कहते हैं ना जनता को संतुष्ट करने के लिए कि साहब हमें सरकार हमारी सुन नहीं रही, तो फिर तो उनको चुनना ही नहीं चाहिए कि भाई सरकार ने नहीं चुनी। लेकिन चुनती है जनता, जनता समझदार है, वो जानती है। अब आप जाओगे लोगों के बीच में तो निश्चित तौर पर इस समय आप जाओगे तो नाराजगी आपको झेलना पड़ेगी, क्योंकि आपने खरीदी समय पर नहीं की है। तो किसान नाराज है तो वो आपकी नाराजगी व्यक्त करेगा, तो उसके नुकसान भी है कि वो चीज़ें वायरल भी हो सकती हैं कि नेता के साथ कैसा व्यवहार। हम चुनाव के दौरान देखते हैं, प्रचार करने जाता है व्यक्ति, तो यदि पब्लिक नाराज होती है तो भगा देती है, उल जलूल बातें करती है, आपको अपशब्द कहती है, अपमान करती है आपका, वो वायरल होता है कि नहीं होता है? तो एक नुकसान ये भी है। लेकिन यदि आप जा रहे हो जनता के बीच में तो कई बार जाने से आपका एक तो कार्यकर्ता एक्टिव हो जाता है, और आपने उसी में एक क्लॉज दिया है कि भाई आपको युवाओं को जोड़ना है, नए वोटर को जोड़ना है। तो नए वोटर नाराज है कि नहीं है ये, और एक और आप उसको जोड़ लेते हो, सक्रिय कर लेते हो, तो वोट बैंक बढ़ जाता है और आप अपनी योजनाएं वहां तक पहुंचाते हो। तो दोनों चीजें रहती हैं उसमें, एक तो जनता के पास आप पहुंचते हो तो उससे आपको लाभ भी है और कई बार आपको नुकसान भी हो जाता है। अब पहुंचने के ऊपर जो आपने कहा पहुंचेंगे क्या या कागजों में रहेगा, तो मुझे लगता है कि बीजेपी का जो नेटवर्क है उसमें आपको पहुंचना तो पड़ता ही है। कोई जरूरी नहीं कि सांसद पहुंचे, विधायक पहुंचे, लेकिन उन्होंने यदि संगठन को बोला है तो प्रदेश स्तर का पदाधिकारी पहुंचेगा, मंडल अध्यक्ष पहुंचेगा, उनका वार्ड अध्यक्ष पहुंचेगा। नहीं तो भाजपा में तो आप आजकल हम कहते हैं ना, भाजपा कार्यकर्ता गरीब की बोझाई हो गया। वो तो सबको इसको लतिया तो लेता उसको है। आप सक्रिय कर देते जो हो। मठाधीश है वो बात तो उन्हीं की हो रही ना। तो मठाधीशों के लिए भी कार्य, अब देखिए बीजेपी ने यदि तय किया है कि आपको बीजेपी कार्यालय में बैठेंगे, भले ही आपने कुछ भी बैठ तो रहे ना। यदि उन्होंने तय किया है कि मंगलवार सोमवार को आपको मंत्रालय में बैठना है तो बैठना पड़ेगा। संगठन इतना ताकतवर है ना कि वो आपको बिठा सकता है, आपसे काम करा सकता है, जो नहीं करते उनसे भी काम करा सकता है। लेकिन तो ये संगठन की क्षमता है ना। लेकिन हाँ, लेकिन प्रदीप जी बात तो वही है, मान लीजिए आपने 30 मंत्रियों को बिठा दिया, 163 है संख्या,
और दूसरी बात कि क्या एक रात गांव में रुकने से एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो जाएगी या कुछ और नया सोचना पड़ेगा पार्टी को? क्योंकि आप ये सोच के आप इत्मीनान से नहीं रह सकते कि 28 में चुनाव है, 2.5 साल निकल गया है, 1 साल के अंदर अंदर नगरीय निकाय चुनाव हो जाएगा। पिछली बार भी हमने देखा था कि एक बार आपने 16 के 16 महापौर आपके थे, फिर ऐसा हुआ कि 9 बचे आपके, और ऐसी सीटें आप हार गए, ग्वालियर जैसी सीटें जब 55 साल से आप कभी नहीं हारे थे। देखिए, नगरीय चुनाव और जो ग्रामीण चुनाव है, जिला पंचायत का, इन सब ग्राम प्रधान का, ये सब चुनाव आने वाले हैं। और मुझे लगता है संगठन ने इसी तहत लोगों से, कार्यकर्ताओं में एनर्जी भरने का, लोगों से मिलने का, ये एक प्रक्रिया है संगठन की कि हम अगर चौपाल लगाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तो वो कार्यकर्ता जो नाराज है वो हो सकता है हमसे जुड़ जाए, और उसकी नाराजगी अगर वो बात नहीं रख देगा तो उसकी नाराजगी दूर हो जाएगी। तो एक तरह से ये संगठन का नाराजगी, कार्यकर्ताओं में जो नाराजगी है वो भी दूर करने का है। दूसरा ये है कि अगर उनके साथ प्रशासनिक अधिकारी चले गए तो छोटे मोटे जो काम जिला स्तर के हैं वो वहीं पर तत्काल निराकरण हो जाएंगे। उस पर भी संगठन ने ये बल दिया है कि अगर इस तरह के कार्य जो रुके हुए ग्रामीण क्षेत्रों में, सड़कें हैं, किसी की नलकूप की जरूरत है, हैंडपंप की जरूरत है, कुछ चीजों की जरूरत है, अगर उसकी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति अगर जिला पंचायत सीओ, जनपद पंचायत सीओ एक चौपाल लगा के वहां बैठ जाते हैं कलेक्टर सहित, विधायक के सांसद के साथ, तो बहुत सारे छोटे छोटे कार्य उनका निराकरण वहीं पे हो जाता है, चौपाल भी हो जाता है। लेकिन हम तो देख रहे हैं ना कि जो जन सुनवाई का कॉन्सेप्ट है उसी में बड़े अधिकारी नहीं बैठते हैं। कहीं एसडीएम बैठ जाता है, कहीं तहसीलदार निपटा लेते हैं, कहीं एसडीओ भी बैठ जाता है, या थाना प्रभारी से काम चल रहा है। निश्चित तौर पर मनोज जी, लेकिन जहां प्रभावशाली जो विधायक है, जो सांसद है, वो अपने क्षेत्र में जब भी कोई ऐसे तरह का शिविर लगाते हैं या चौपाल करते हैं, हम कई जगहों में देखे हैं, तो वो अपने साथ सारे अधिकारियों को ले जाते हैं वहां पे, और वहीं पे जो निराकरण होने की स्थिति रहती है उसका निराकरण करते हैं, बकाया निर्देशित करते हैं अधिकारियों को कि इसके समय सीमा पर निर्धारित वो किया जाए। इसीलिए आप देखें तो हर सोमवार को एक टीएल बैठक होती है कलेक्टर की, और उस टीएल टाइम लिमिट जो होता है उसमें जो इस तरह के आवश्यक कार्य होते हैं वो टाइम लिमिट के अंदर करने के लिए आप तो दूर दराज की बात कर रहे हैं। हम इसी भोपाल में आप देख लो ना कि मुख्यमंत्री के पास जो जन सुनवाई की शिकायतें आती मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में, उसके निराकरण में भोपाल के स्थान क्या है? 20वें 25वें नंबर पर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सोचो जब भोपाल में सारे मंत्री विधायक बैठ रहे हैं, नेता बैठ रहे हैं, मुख्यमंत्री बैठ रहे हैं, प्रशासन के मुखिया बैठ रहे हैं, डीजीपी बैठ रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी बैठ रहे हैं, तब यहाँ ये हाल है, तो आप दूर दराज के तो अंदाज लगा सकते हो। लेकिन फिर भी आप देखिए जो मुख्यमंत्री समाधान इसमें शिकायत योजना उसमें है, उसमें बहुत सारे लोगों को लाभ भी मिलता है। अगर वो एल फर्स्ट और सेकंड और थर्ड वाले की स्थिति में जाती है तो बहुत सारे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो थोड़ा है तो जरूर है। लेकिन अब ये प्रशासनिक सर्जरी को ठीक करने के लिए मुख्यमंत्री जी को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। कारण यह है कि अगर आप सामान्य रूप से ले लेंगे और चौपाल को जिस तरह के संगठन की निरंतरता करके और उसको बढ़ाते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये जरूर है कि जो व्यक्ति गांव में नहीं रुका है, चौपाल में नहीं गया है, बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधि जाते नहीं क्षेत्र में, उनकी निगरानी है, वो जाएंगे तो हो सकता है कि उनके बीच में जो जनता है उसके बीच में एक लगाव बढ़ेगा जी। लेकिन अब ये मुख्यमंत्री और प्रशासन को ये तय करना है कि इसका फायदा कितना मिलता है इनको आने वाले समय में। संगठन ने तो ये निर्धारित कर दिया है कि आपको चौपाल लगानी है, उसमें जाना है। अब इसका पालन कितना अच्छे तरीके से होता है, लोग जाते कैसे हैं। देखिए जैसे अभी बीजेपी कार्यालय में मंत्रियों को बैठने का निर्देश संगठन ने दिया है, किसी भी स्थिति में कोई ना कोई मंत्री तो बैठता है। उसका निराकरण कितना होता है, कितने लोग वहां शिकायत दर्ज लेके आते हैं, जो कार्यकर्ता है अपनी बातों को रखते हैं, ये दूसरी बात है। लेकिन वो बैठने की प्रक्रिया चालू हो गई है, वो लगातार कोई ना कोई मंत्री अपने अपने समय पे वो बैठ रहे हैं। लेकिन ब्रजेश जी, पार्टी तो अपना अभियान चला रही है। चलिए संगठन की दृष्टि से भी कि सरकार की योजनाएं कहाँ तक पहुंची है, क्या फीडबैक है। जब एक हम देखते हैं SIR जब होता है तो जब BLO घर घर जा सकता है, नामक पर्चा ले सकता है, भरने के बाद में उनको लौटाने जाता है, करेक्शन करता है। अभी हम जनगणना में देखेंगे कि हर घर घर आदमी जाएगा, 33 सवालों की सूची के साथ वो पहुंचेगा। पल्स पोलियो में हम देखते हैं कि एक एक बच्चे को आपको सुनिश्चित करते हैं कि उसको पोलियो का ड्रॉप मिल जाए। तो फिर प्रशासन के अमले क्यों साल में एक बार या 6 महीने एक बार ये नहीं कर सकता है कि हर घर घर जाकर वो दस्तक दे, एक प्रोफार्मा उसको दिया जाए कि ये स्कीम से सरकारी की आप इनमें से कितने के पात्र हैं, वो कितनी आपको मिल रही है और आप कहाँ खड़े हैं और आपका संतुष्टि का लेवल क्या है। देखिए मनोज जी, प्रशासनिक अमला अपना काम करता है निश्चित तौर पर, लेकिन संगठन भी अपना काम करता है। तो जब इसके पास इतना मजबूत संगठन है तो वो उसका सदुपयोग कर रहा है। प्रशासनिक अमला जाएगा तो लोगों को पार्टी से जुड़ाव नहीं होगा,
वो प्रशासनिक अमला जाकर कि भैया आपने काम हुआ कि नहीं हुआ आपका। संगठन जाता है तो आदमी को लगता है व्यक्ति कर रहा है। हितग्राही सम्मेलन क्यों करती है बीजेपी? भाई सरकार दे रही है उसका डाटा तो संगठन के पास आता ही ना, बताएगा ना कि भाई आप मिस्टर ब्रजेश चौक से देखिए, मनोज आप वर्मा सर्वे तो ये तमाम 40 स्कीम थी, 30 का आपको लाभ मिल रहा है, हमारी पार्टी दे रही है, 10 बचा ये हम करेंगे। लेकिन देखिए प्रशासनिक अमला जब जाता है वो अपने नफा नुकसान भी देखता है, उसकी गड़बड़ियां भी हैं, उसका नुकसान भी है। संगठन का व्यक्ति जाता है तो उसको वोट लेना पड़ता है, प्रशासनिक अमले को वोट लेने नहीं जाना पड़ता। उस पर तो आरोप लगते ही हैं कि आप देखिए खाद्य वितरण में किस तरह से आपने पर्ची बांटने का अमले को लगाया, अमले ने कितनी बदतमीजियां की लोगों से, किसानों से, उल्टा पड़ गया दाव। तो अमला जा रहा होता अमले को, लेकिन अमला एक मजबूत माध्यम भी है। आप देखिए दोनों ही पक्ष, सरकार उनकी है, संगठन उनका है, तो जब दोनों ही काम करेंगे तो बेहतर काम हो जाएगा, क्योंकि आपको प्रशासनिक मदद भी तो मिलेगी ना। यदि आप जा रहे हो तो आप काम किससे कराओगे? क्योंकि प्रशासन से वो कराओगे। दिखता भी है ना भाई, मान लीजिए सत्तारूढ़ पार्टी का आदमी है, वो तो हम देखते हैं उसको खाद भी घर बैठे मिल रहा है, बीज भी मिल रहा है, वो कहीं लाइनों में धक्के खाते नहीं मिलता। हम देखते हैं कि लोग बारदाने के लिए परेशान है, खरीद की तारीख पे विधायक जी 5000 कुंटल गेहूँ खरीद रख अपने घर में रख लेते हैं गोडाउन में। तो ये भी तो वो जनता देख ही रही है ना। हाँ, तो जनता देख रही है ना, इसी आधार पर तो विरोध होता है। मैंने आपसे कहा ना आज की तारीख में यदि जाएंगे तो विरोध किस बात का है? क्या आप, यही तो नाराजगी है ना कि विधायक जी का बिक गया, तो ये नाराजगी भी सामने आती। तो जब नाराजगी जब सामने आएगी तो अब जब कार्यकर्ता जाएगा तो निश्चित तौर पर उसको ये भी झेलना पड़ेगा। तो ये उसके लिए भी एक तरह से आलान रहेगा ना कि भाई नाराज क्यों है कार्यकर्ता, तो उसको नाराजगी भी पता चलेगी। अब यहाँ तो क्या हालात हैं कि अब देखिए बीजेपी तो सक्रिय है, उसका संगठन सक्रिय है और मजबूत हो रहा है बूथ स्तर पर, उसके निष्क्रिय कार्यकर्ता सक्रिय हो जाएंगे, जो नाराजगी होगी वो पता चल जाएगी, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब एक संगठन दूसरा ऐसा हो कि जो कुछ ही नहीं कर रहा हो तो फिर ये बहुत है, मतलब इतना करना ही, इसलिए तो बार बार लगातार वो सत्ता में है, क्योंकि वो जाते हैं लोगों के बीच में, लोगों की सुनते हैं। दूसरा पक्ष तो जा ही नहीं रहा है ना, दूसरे पक्ष का तो नीचे का नेटवर्क ही नहीं है। वो तो सिर्फ क्या करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, सोशल मीडिया पे अपने विरोध कर देता है, बस। विरोध जताने से कुछ नहीं होगा ना, उसे भी तो मैदान में उतरना पड़ेगा। एक आदमी 4 बार जा रहा है साल में और एक आदमी 1 बार भी नहीं पहुंच पा रहा है, तो फिर 1 बार 4 जा रहा होगा, 1 बार नाराजगी होगी, 2 बार नाराजगी होगी। आपसे कोई नाराज होता है मनोज भाई, आप 4 बार चले जाइए उसके घर में, उसकी नाराजगी आधे में दूर हो जाएगी भाई कि हाँ ये नहीं हुआ ना ये हो गया। एक तो लोकल समस्या आपको पता चल जाएंगी, एक काम तो आप करोगे ही ना। लेकिन इस आधार पर आप देखिए कि नेता क्यों जाता है, किसी की मैयत में जाता है, किसी की शादी में जाता है। हिंदुस्तान की जनता इतनी है कि आप 4 बार उसके दुख सुख में शामिल हो जाइए, वो खुश हो जाती है। आपने काम किया नहीं, उसके घर के सामने से आपने सड़क बनी है नहीं बनी, उसको चिंता नहीं है। नेताजी हमारे घर आ रहे हैं, भैया देखो हमारे यहाँ जन्मदिन था आ गए, हमारे यहाँ कोई दुख हुआ था आप देखो आ गए। तो ये बहुत सारी चीज़ें, ये फायदेमंद भी है। तो इस तरह से लोग मान जाते हैं। आप देखिए उन्होंने वादा कर दिया कि साहब 1500 रुपये देंगे, 1000 रुपये डाल दिए, महिलाओं ने वोट दे दिया। क्या महिलाओं वो सड़क पर नहीं चलती होंगी, बिजली नहीं आती होगी, सिलेंडर नहीं मिल रहा होगा, महंगाई से वो नहीं जूझ रही होंगी क्या? लेकिन उन्होंने देखा क्या? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एंटी इनकम्बेंसी को दूर कर देती हैं। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी को भड़काने का काम कौन करेगा? वो विपक्ष करेगा, वो जाएगा सरकार की नहीं, भैया आप कांग्रेस ही मान के चलिए। तो हम देख ही रहे ना भाई, इसके बाद चली जाए कंपटीशन नहीं ना कि अगर 9 तारीख से गेहूं खरीदी हो रहा है, 9 तारीख से उनको आंदोलन करना है, तो उन दोनों का तो मैच ही नहीं है। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद तिवारी जी आपका। तो राजनीति अब एयर कंडीशनड कमरों से निकलकर गांव की पगडंडियों और बस्तियों की धूल तक पहुंच रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर की धरती से जो सवाल कांग्रेस की ओर उछाले, वो सिर्फ चुनावी आरोप नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों को कुरेद कर वर्तमान की बिसात बिछाने की एक बड़ी रणनीति। अब गेंद कांग्रेस के पाले में है कि क्या कांग्रेस इन तीखों प्रहारों का जवाब सिर्फ बयानों से देगी या फिर वो भी बीजेपी की तरह जमीन पर उतरकर जनता का दिल जीतने की कोशिश करेगी। क्योंकि अंत में फैसला उसी गांव और बस्ती के आदमी को करना है जिसकी चौखट पर आज सत्ता के सबसे बड़े सिपाही सालार दस्तक दे रहे हैं। और याद रखिए कि जनता सब देख रही है, जनता सब जानती है। आज के लिए अटेंशन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।